हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग अपना एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, हमारे जितने भी सब्जेक्ट है अकाउंट, ईपीएस, इकोनॉमिक, बीएसटी, आज से हम लोग एक वीडियो में एक टाइम पे हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और आप लोग को पता है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव का क्वांटिटी 40 से 60 कर दिया गया, मतलब ज्यादातर अब ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस भी जरूरी है, इसलिए आज से हम लोग हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन तो करेंगे ही, प्लस साथ में उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हर जो भी मॉड्यूल पेपर अब तक का बिहार बोर्ड इशू किया हो, उसका जो भी जिस सब्जेक्ट का हो, सारा का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और एडिशनल जो भी हो सके मैं आप लोग को सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज से हम लोग हर सब्जेक्ट का डेली, आज अकाउंट तो कल बीएसटी, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे करके हम लोग अल्टरनेट में हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अकाउंट अकाउंट से चालू करते हैं और उसका मॉडल पेपर सेकेंड बिहार बोर्ड एक इशू किया था, उससे हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, तो इसमें सेक्शन पहला आता है ऑब्जेक्टिव का, जो हम लोग आज से करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड लोग को जरूर बताइए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय अ क्लब इन सोन इन, मतलब अगर हिंदी में बोले तो एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्य शुल्क को दिखाया जाता है। फिर से देखिए, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय क्लब इन सोन इन, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? मतलब कोई भी क्लब होता है तो उसमें लाइफ मेंबरशिप फी, मतलब आप उसका मेंबर है, इसलिए एक फी पे करना पड़ता है कि आजीवन आप लोग उसके मेंबर रहेंगे। तो ये कितना बार पे करेंगे, सो बताइए। तो ये हम लोग कितना बार पे करेंगे? एक बार पे करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी है, एक बार पे करेंगे, इसका मेंबर बन जाएंगे और आजीवन जब तक हम लोग जिंदा है तब तक इसके मेंबर रहेंगे। तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए कैपिटल है, और कैपिटल को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए, मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, हिंदी में बोले तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। मतलब नॉन ट्रेडिंग, एक होता है मेरा ट्रेडिंग, जो हम लोग उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट, मतलब जो भी कंपनी प्रॉफिट के उद्देश्य से बिजनेस करते हैं उसे हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। और जो सामाजिक उद्देश्य के लिए, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, ऐसे ही भलाई के लिए करते हैं, उसे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। तो उनका जो भी ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, किस हिसाब से होता है? गैर व्यापारिक संस्थानों का अधिकांश लेन देन होते हैं, कैश में होता है या क्रेडिट में होता है? तो ट्रेडिंग कंसर्न में हम लोग देखे थे कि दोनों में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है। लेकिन बात करें अगर नॉन ट्रेडिंग का, तो ये तो भलाई के लिए है। ये क्रेडिट में, ये उधार क्यों देगा किसी को? ये भलाई के लिए, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। इसलिए इसका अधिकतर लेन देन जो होता है वह नगद यानी कैश में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लीजिसी शुड बी ट्रीटेड एज, देखिए वसीयत, आप जानते हैं कोई मरता है तो अपना वसीयत इसके नाम छोड़ के जाता है, ऐसे ही प्रकार का कुछ होता है। ठीक है, तो लीजिसी शुड बी ट्रीटेड एज, इसको हम लोग वसीयत को कैसे मानेंगे? एक लाइबिलिटी मानेंगे, रेवेन्यू मानेंगे, इनकम मानेंगे, और नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग मानेंगे लाइबिलिटी। अब देखिए, लीजिसी वसीयत किसी के बारे में, मान लीजिए कंपनी में कोई कंपनी में कोई मेंबर है, ठीक है। अब वो जो अपना वसीयत है किसी के नाम छोड़ के जा रहा है कंपनी का, तो कंपनी के लिए तो ये लाइबिलिटी हो गया ना, फिर उसको उसको देना है तो कंपनी तब तक उसको संभाल के रखेगा। या आप जानिए, जो ऐसे कोई किसी के परिवार में किसी के नाम का वसीयत बनाते हैं, तो ऐसा दिया जाता है कि जब तक वो 18 साल का ना हो जाए तब तक उसे तब तक उसके नाम पे नहीं रहता। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो सब कुछ उसके ऊपर ट्रांसफर होता है, तब तक लॉ उसे हैंडल करता है। तो तब तक लॉ के लिए क्या रहता है? लाइबिलिटी रहता है। जैसे ही बच्चा 18 साल हो जाता है सब कुछ उसका हो जाता है। तो ये क्या है मेरा? लीजेसी को हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये तो आप लोग का फेवरेट। अब देखिए नॉन ट्रेडिंग जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ है, उसमें जो हम लोग को चंदा मिलता है तो उसी चंदा से सब कुछ उसका चलता है, जितना भी लेन देन हो उसी से चलता है, खर्चा उर्चा जो भी हो। तो इसका जो चंदा है अभी आना बाकी है, तो इसके लिए तो इनकम है ना, आएगा तभी तो इसका काम होगा, तो इसके लिए ये इनकम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर अपने मन में सोचिए, और फिर देखिए आपका आंसर सही है या गलत है, ऐसे करके आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग को इसमें से पता करना है कि इसमें से एनपीओ क्या है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना है, आप लोग को इसमें से ये पता करना है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर सोचिए, फिर जवाब दीजिए। तो चलिए देखते हैं। कॉलेज, कॉलेज भी कोई खुलता है तो उसमें फी लिया जाता है, रेंट उसमें से जो भी हम लोग यूज करते हैं सबका चार्ज लिया जाता है, तो ये तो मेरा एनपीओ हो नहीं सकता। ठीक है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हम भी हमें बुक पढ़ने के लिए पैसा पे करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यहाँ पे ये नहीं बोला है कि प्राइवेट है या पब्लिक है, अगर पब्लिक रहता तो ये हो सकता था एनपीओ, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल है यानी प्राइवेट है, पब्लिक नहीं बोला है। ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो आप लोग जानते हैं ये पैसा कमाने के लिए ही बनता है, तो ये तो एनपीओ हो नहीं सकता। तो बच क्या गया, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो होता है वो लोगों की भलाई के लिए खोला जाता है, तो ये मेरा एनपीओ हो गया, ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं चालू किया जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। बताइए पार्टनर को साझेदारी के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है, कहाँ क्रेडिट करते हैं? पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलता है वो कहाँ क्रेडिट करते हैं? आप बताइए कहाँ? वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। तो कहीं नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, साझेदारी की पूंजी के खाते में। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, पार्टनर करेंट अकाउंट आर ओपेन्ड व्हेन देयर कैपिटल इज। अब देखिए दो कैपिटल पर है, फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स। तो पूछ रहा है इसमें साझेदारी के चालू खाते तब खोले जाते हैं जब उनके पूंजी खाते होते किस प्रकार के, फ्लैक्चुएटिंग या फिक्स। तो वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए। तो जब कैपिटल फिक्स होता है तब हम लोग करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, दो टाइप का कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग, फिक्स। तो जब फिक्स होता है तब हम लोग करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल ऑलवेज हैव। अब करेंट अकाउंट जो होता है पार्टनर का, उसका कौन सा बैलेंस होता है? तो वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए। तो देखिए इसका आंसर होता है डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, इसलिए इस पे टिक करेंगे, दोनों में से कोई भी, आइदर ऑफ द टू। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या, मतलब कितना मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना पार्टनर बैंकिंग बिजनेस जो है उसमें हिस्सा ले सकता है, पार्टनर बन सकता है। ठीक है, तो बैंकिंग बिजनेस के टर्म में कम से कम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10 मेंबर पार्टनर हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोले या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोले, बात एक ही है। पूर्ण मूल्यांकन खाता या लाभ हानि संयोजन खाता, ये कौन सा अकाउंट है? तो हम लोग जानते हैं जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस का बात करता है, या लॉस या प्रॉफिट, बात वही है, ऐसा कोई बात करता है तो वो खाता मेरा हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जितना भी है सब नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, रिसिप्ट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इन टर्म डेज। मान लीजिए किसी भी एसेट मशीनरी का वैल्यू अगर घटता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए। तो उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, हाथ से, मतलब हर साल जो उस पर चार्ज करते हैं उसी की वजह से तो उसका वैल्यू कम होता है, जैसे हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर मान लीजिए पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस खोल लिया लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया कि हम लोग के बीच क्या होगा, तो बोल रहा है जो क्या होगा, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को क्या क्या, देखिए सैलरी मिलेगा ना, सैलरी नहीं मिलेगा, नॉट टू बी पेड सैलरी। ठीक है, बी सैलरी नहीं दिया जाएगा, बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, नन ऑफ द अबव। अब बताइए, वीडियो पॉज करिए और इसमें से बताइए इसका करेक्ट आंसर
क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका है कि उसे सैलरी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू। अब जो भी एक्यूमुलेटेड संचित मतलब पहले से जो होता है प्रॉफिट या कोई ऐसा रिजर्व बना करके रखते हैं, तो संचित लाभों का संचयन या हस्तांतरण किया जाता है। क्या किया जाता है? क्वेश्चन को पॉज करिए। या कोई भी प्रॉफिट आप लोग पहले से बचा करके रखे, कोई रिजर्व बचा करके रखे, तो उसे आप लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर सुनिए, इसका आंसर सोचिए फिर लिखिए। देखिए, कोई भी प्रॉफिट अगर बचा हुआ है तो हम लोग सीधा सीधा उसको पार्टनर में बांट देते हैं। पार्टनर में बांटेंगे इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। On the admission of new partner, increase in the value of asset is debited to। अब देखिए, हम लोग जब पार्टनर का एडमिशन होता था तो एक अकाउंट बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाते थे ही। ठीक है, तो किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि का नाम किया जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोई भी अगर बढ़ता है, कोई भी अगर एसेट बढ़ता है, या हम उसे खरीदते हैं या कुछ करते हैं, या उसका डायरेक्टली वैल्यू बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं? किस अकाउंट में डेबिट करते हैं? तो देखिए, यहाँ पे बात बोला है डेबिटेड, लेकिन उसमें हम लोग क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन एसेट मेरा संपत्ति होता है, संपत्ति का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट कहाँ? एसेट अकाउंट। इसलिए इसका आंसर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं होगा। यहाँ पे अगर क्रेडिट दे देता, यहाँ पे अगर क्रेडिट दे देता तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डेबिट दिया हुआ, तो एसेट का बैलेंस कौन सा? डेबिट। तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। अगर यहाँ पे लिखा रहता क्रेडिट, यानी एसेट बढ़ रहा है फिर भी क्रेडिट किए हैं, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका आंसर हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक नए साझेदार को लिया जाता है, ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। कैसे? देखिए इसका आंसर क्या होगा? दो साझेदारों की सहमति से, मतलब दो साझेदार मिलके कह दे हाँ इसको ले लीजिए, तब लेंगे। या विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, या सभी साझेदारों की सहमति, सब मिलके बोलेगा, या सिर्फ एक पार्टनर की इच्छा पे, या मेजोरिटी पर। मेजोरिटी मतलब 4 आदमी है, 3 आदमी बोल दिया, एक आदमी नहीं बोला, तभी भी ले। तो इनमें से कोई नहीं, सिर्फ इसका आंसर होगा कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। कोई भी पार्टनर रहे, कोई भी साझेदार रहे, कैसा भी रहे, सबका सहमति जरूरी है न्यू पार्टनर के एडमिशन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। Out of the sale proceed received from the sale of sundry asset, first of all payment will be made। विभिन्न संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त विक्रय की राशि से सर्वप्रथम भुगतान करेंगे। जितना भी मेरा एसेट उसको बेच के सबसे पहले किसको हम लोग पेमेंट करते हैं? क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोचिए। सबसे पहले हक होता है क्रेडिटर का, जिससे हम लोग उधारी लिए रहते हैं। कुछ एसेट बेचा जाएगा, सबसे पहले इसका पेमेंट होगा। कुछ भी हो जाए सबसे पहले क्रेडिटर का होना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे। संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को अभिलेख किया जाता है, मतलब अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन द, मतलब कोई भी एसेट को सेल करके जो अमाउंट रियलाइज होता है उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए। तो इसका आंसर है क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मतलब हम कोई भी एसेट बेचे, ठीक है, उससे हमको वैल्यू मिला, एसेट बेचे वैल्यू मिला, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसे वसूली खाता। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग कहते हैं वसूली खाता। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स पेड आर 2004 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच अमाउंट विल बी डेबिटेड। कौन सा अमाउंट डेबिटेड किया गया, जिसे डेबिट किया जाएगा? एक फर्म के समापन मतलब डिसॉल्यूशन पे साझेदार ने 2000 रुपए समापन व्यय का भुगतान कर दिया। कौन सा खाता डेबिट होगा? अब इस 2000 से कौन सा खाता को हम लोग डेबिट करेंगे? तो देखिए इसका आंसर होगा रियलाइजेशन। देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन लिखा था, रियलाइजेशन से रियलाइजेशन आप लोग इंटरलिंक करके इसका आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलता है वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं? कहाँ दिखाएंगे? पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही ना दिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट नेचर ऑफ एसेट ऑफ गुडविल इज। गुडविल किस प्रकार का एसेट होता है? ख्याति के संपत्ति की प्राकृतिक है। देखिए गुडविल ना तो फिक्स होता है, ना तो करेंट होता है, ना नन ऑफ दीज होता है। इंटेंजिबल मतलब अमूर्त संपत्ति। ठीक है, मतलब ना जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
वही होता है गुडविल यानी इंटेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति। ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, मतलब अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ये आप लोग जब कंपनी का थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए साधारणतः ऋण पत्र होते हैं, ऑर्डिनरली डिवेंचर कैसे होते हैं। ऑर्डिनरली जो डिवेंचर होते हैं हमारे, वो मेरे सिक्योर्ड होता है। ठीक है, मतलब सिक्योर्ड, अगर कुछ भी अगर फॉर्म जो भी मेरा कंपनी है वो अगर खत्म होता है तो सिक्योर्ड है, मतलब इन लोग का पेमेंट मिलना तय है, इसलिए इसे सिक्योर्ड डिवेंचर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, शेयर कैन बी फोर फॉरफिटेड, अंशों का हरण किया जा सकता है कैसे, फॉर फेल्यूर टू अटेंड मीटिंग, अब मीटिंग में नहीं आया तो उसका शेयर हम लोग फॉरफिट कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ऐसा होता है, लेकिन हम लोग अगला ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। फॉर फेल्यूर टू रिपे द लोन टू द बैंक, इससे उसको क्या मतलब है, नॉन ऑर्डर में, इसलिए इसका बी हो जाएगा मांग राशि के भुगतान ना करने पर। आप किसी को शेयर दिए, अब उस पर जो कॉल मनी है आप मांग रहे हैं वो दे ही नहीं रहा, तो आप मजबूरी में आकर के उसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे और दूसरे को रिसीव कर देंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अब देखिए बैंक से किए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों का सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाता है, मतलब इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, अगर हम लोग डिवेंचर इशू करते एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी लोन लेने के लिए बैंक से, तो किस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए, बैंक अकाउंट होगा या बैंक लोन अकाउंट होगा या डिवेंचर अकाउंट होगा या डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट होगा, तो इसका आंसर होगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। जब भी हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में, तो हम लोग डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय विवरण होते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारे क्या होते हैं, तो इसका आंसर है रिकॉर्डेड फैक्ट, सब कुछ को हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं अभिलेखित तथ्य, रिकॉर्डेड फैक्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नोन एज, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्षैतिज विश्लेषण को जाना जाता है किस नाम से। तो वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर अपने मन में सोचिए और फिर देखिए, तो इसका नाम है डायनेमिक एनालिसिस, गतिशील विश्लेषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट रिफर टू दैट पॉइंट, समविच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां टोटल कॉस्ट मोर देन टोटल कॉस्ट ना, total cost are less than total cost are half of the total cost are equal to total cost are equal to total cost, तो इसका आंसर होगा डी। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु कहाँ कहते हैं, जहां पे ना तो हमें कुछ भी प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा, 5 रुपए में खरीद के लाए 5 रुपए में बेच दिए, ना यहाँ पे कोई प्रॉफिट ना यहाँ पे कोई लॉस, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, इफ सेल ऑफ 4 लाख एंड प्रॉफिट 25% एंड कॉस्ट देन प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट विल बी क्या होगा। देखिए यदि बिक्री 4 लाख का है, लागत 25% है, तो सकल लाभ अनुपात क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग 4 लाख का 25% निकाल लीजिए और वो निकल गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप उसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो जितना निकले उतना डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 कर दीजिए, तो आप लोग को निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और आप लोग का आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी, एकदम सही, एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, अब देखिए इश्यू ऑफ डिवेंचर इन कैश इज ए, अगर ऋण पत्रों का रोकड़ में निर्गमन है तो ये क्या होता है, इन कैश होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इसका आंसर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश में किए हैं तो फाइनेंसिंग वित्तीय क्रिया कहते हैं, इसे लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना के समय निम्न को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है, फ्लोइंग इज एडेड इन द नेट प्रॉफिट विल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अगर कैश फ्लो हम निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो इनमें से हम लोग किसको ऐड करते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, एकदम सही, इसका आंसर होगा डिक्रीज इन स्टॉक, रहतिया में कमी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32,
क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण पर नियोजन के लिए उपयोगी है। एन एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो इज यूजफुल फॉर विच प्लानिंग। हम लोग कैश फ्लो को मतलब रोकड़ प्रवाह को विश्लेषण एनालिसिस करते हैं, किस लिए, यह हमें कैसे मदद करता है, ये क्यों जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। एकदम सही, शॉर्ट टर्म जो एनालिसिस करना रहता है तो इसलिए हम लोग कैश फ्लो करते हैं, ठीक है, कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बैंक्ड अपॉन, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए होगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बी होगा एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या सी होगा ए और बी दोनों, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर एकदम सही होगा कैश बेसिस, नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश बेसिस होगा ना, इतना कॉमन सेंस तो सबके पास है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34, इफ करेंट रेशियो इज 2.5 टाइम एंड करेंट लायबिलिटी इज 40,000। अगर करेंट रेशियो 2.5 टाइम दिया है, करेंट लायबिलिटी है 4 लाख, तो बताइए दिन करेंट एसेट क्या होगा। यदि चालू अनुपात 2.5 गुना और चालू दायित्व 40,000 हो तो चालू संपत्तियां है क्या, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो एकदम सही ऑप्शन ए। इसका सारा फॉर्मूला मैं एक वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किसका कौन सा रेशियो होता है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल है, वो एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है। तो ये रहा ऑप्शन आप लोग के सामने। तो बताइए इसका ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। एकदम सही इसका ऑप्शन सी होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ कार, ठीक है, कार की बिक्री पे हानि। कार बेचते हैं, 5 लाख का कार था, 2.5 लाख में बेच दिया, 2.5 लाख का जो लॉस हुआ इसी को हम लोग कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, मतलब डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। कलेक्शन ऑफ डेटा, वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। एकदम सही इसका आंसर है सी, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस यूज के लिए इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सार्वधानिक शक्तिशाली कंप्यूटर है द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, कौन सी, किसी हम लोग सबसे पावरफुल कंप्यूटर कहते हैं। तो 37 का ऑप्शन ये रहा आप लोग के सामने, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर यानी सबसे पावरफुल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, जो हम लोग यूज करते हैं माउस कंप्यूटर या लैपटॉप चलाने के लिए, तो पहला माउस किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये रहा ऑप्शन आप लोग के सामने, डोंगलास इजलाबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओएनियल कुगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन एकदम सही ये होगा डॉगलस एंजल बर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39, मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलपिंग, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई कब हुई। तो ये रहा ऑप्शन आप लोग के सामने, 1946, 1950, 1900, 1965। एकदम सही इसका आंसर है बी, 1950। इन MICR, सी स्टैंड फॉर MICR में सी की क्या स्थिति है, मतलब MICR जो वर्ड है उसमें सी क्या है। द पोजिशन ऑफ सी इन MICR, सी स्टैंड फॉर MICR, सी किसके लिए यहाँ पे है। तो सी यहाँ पे कैरेक्टर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और बताएं कि क्या आगे ऐसा ही वीडियो हर सब्जेक्ट के बारे में आना चाहिए या नहीं। अपना ओपिनियन आप लोग दे सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोग का डाउट देख लूंगा। और प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत आए तो हमें मैसेज करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।